तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी यूनिवर्सिटी में एफएमजी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई नहीं करके आए हैं, ठीक है, एंड दे स्टिल वांट टू क्रैक एफएमजी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आज हमने इंटरव्यू किया डॉक्टर सज्जन का, जिसको मैं फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। हम दोनों सेम हॉस्टल से हैं, सेम जगह से हैं, ठीक है। तो मैंने उसको देखा है, मतलब तब मैं बता रहा हूँ, वो पूरी 5 साल में कुछ भी नहीं पढ़ के गया, ठीक है। एफएमजी से रिलेटेड कुछ पढ़ाई नहीं करी है उसने, बट इंडिया में आके उसने मेहनत करी है और 6 महीने में ही पहली बार में ही उसने एफएमजी क्रैक कर लिया एंड ही स्कोर 180 प्लस, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसने कैसे किया, क्या उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, वो सब जानने के लिए पूरा इंटरव्यू देखो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड, क्योंकि एंड में बहुत मजा आएगा। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर सज्जन विद अ स्कोर ऑफ 182 एंड आल्सो वी हैव डॉक्टर अनुराग विद अ स्कोर ऑफ 187 इन द रिसेंट जनवरी एफएमजी। तो आज हम इन दोनों से बात करेंगे, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, जो भी इनका प्रिपरेशन का स्टाइल था, रिवीजन का, क्यू बैंक का, हर चीज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि इंडिया आने से पहले तुम लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी थी, तैयारी कर भी रखी थी कि नहीं कर रखी थी? इंडिया आने से पहले हमने मैरो का प्लान हमने लिया हुआ था। प्लान सी वो लिया था। उसको कभी कभार पढ़ते थे जब भी टाइम होता था, उसकी वीडियोस और क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट हमें फिर जब हमें अपने सीनियर से पता चला डीवीसी क्लासेस के बारे में, डॉक्टर भगवान क्लासेस के बारे में, तब हमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो सिर्फ इवनिंग क्लासेस करते थे जब भी टाइम मिलता था, क्योंकि लास्ट ईयर था और लास्ट 1 मंथ हमने, क्योंकि फिर रिवीजन शुरू हो गया था, तो मैंने कहा आप वहीं करेंगे। तो लास्ट 1 मंथ नहीं पढ़ा था बस कि जाने से पहले, बस बाकी ऑनलाइन क्लासेस ली थी और कुछ नहीं। तो बेसिकली मतलब आखिरी सेमेस्टर में अनुराग ने डीपीसी क्लासेस ज्वाइन करी थी, और सर सुबह शाम क्लास लेते हैं, तो इसने सिर्फ एक क्लास को पकड़ा था, इवनिंग वाली को, क्योंकि सुबह हमारे कॉलेज होते थे। इवनिंग इवनिंग। तो वहां पे थोड़ी बहुत हम्म। प्रिपरेशन करी थी, बाकी सब कुछ आगे इसने इंडिया में करा है। भाई सच सच बताऊं, मैं फर्स्ट ईयर में गए थे तो बाहर जाते हैं, कोई ऐसा बाहर गए हैं तो घूमना फिरना, पढ़ाई से तो कोई रिलेशन ही नहीं था मेरा। फिर वहाँ फर्स्ट ईयर के मिड में एंड होने वाला था, उस टाइम आ गया था कोविड। और कोविड में गए 1.5 साल, 1.5 साल गया कोविड में। उसके बाद हम वापस गए थे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इतना कुछ पढ़ाई नहीं करी, बस एग्जाम होते थे, यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने होते थे, उसके लिए कभी कभार देख लिया। टेस्ट एक दिन पहले देख लिया, ये ओस की वगैरह होती थी, इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया। नहीं तो एज सच कुछ स्पेसिफिक एफएमजी के लिए कभी कोई पढ़ाई नहीं करी। तो बेसिकली कॉलेज टाइम में सज्जन ने कोई एफएमजी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करी थी। इसने जो भी कुछ करा है, जितने भी मार्क्स आए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो सब कुछ इसने सिर्फ 6 महीने में कवर किया। जो 6 महीने की मेहनत थी, उससे ये मार्क्स आए हैं। तो सज्जन कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कॉलेज में नहीं पढ़ा तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि इंडिया आने के बाद तुम लोगों ने डीबीसी ज्वाइन करी, ठीक है। तो कोई बच्चा जो देख रहा हो वीडियो, जिसको डीबीसी के बारे में नहीं पता, तो उस बच्चे को डीबीसी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, उसके बारे में बताओ। डीबीसी, देखो मैं बताऊंगा अपना डीबीसी ज्वाइन करने का मकसद। वैसे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, नाम ही लूंगा मैं, सबके सब जानते हैं कौन कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट सब अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं। डीबीसी का मेन मकसद ये था कि सर हिंदी में समझाते हैं मेरे को। मैंने कहा ये मेरे को एग्जाम है, मेरे को अगर एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे को चीजें समझ में आनी चाहिए मेरी मदर टंग में। तो मेरा मेन मोटो यही था कि मेरे को सर की हिंदी में, मैंने सर की क्लासेस ली हुई थी, पहले डेमो भी ली थी कि सर हिंदी में समझाते हैं, फिर इंग्लिश में, तो आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस दूसरा एक रीजन भी, एक ये भी है कि क्लासेस में हमने देखा था कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत ही आसानी से, और मतलब जो टाइम पीरियड मिलता है आपको 6 महीने 5 6 महीने की तैयारी के लिए, जब मैंने कहा जब हमारे सीनियर्स का हो गया, बहुत अच्छे थे वो पढ़ाई में सब, तो मैंने कहा ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि अपने सीनियर से पढ़ाए, उनसे मैं फीडबैक टाइम टाइम पर फीडबैक लेता रहूंगा, और क्या क्या टाइम वो मेरे को मेंटरशिप करते रहेंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक ये भी था, क्योंकि उनका उनका ही पढ़ा हुआ था, वो बताते थे कि इसमें ज्यादा फोकस करना है, इस सब्जेक्ट में कम करना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका पढ़ा हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा मिले, वो पॉजिटिव था। मेरा ये रीजन था। सबसे मेन पॉइंट तो यही था कि सीनियर्स, हमारे मोस्टली सीनियर्स गए थे डॉक्टर भगवान क्लासेस, और उनका रिजल्ट आया था बहुत सही, उम्मीद से भी बेहतर। तो मेन तो यही था। दूसरा, अनुराग ने ली थी डॉक्टर भगवान क्लासेस से कोचिंग, ली थी फिफ्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। तो मैंने इसके साथ बैठ के देखी थी, देखा था, पढ़ा था बहुत। एंड की कुछ क्लासेस थी, फोरेंसिक पढ़ा रहे थे सर, और ऐसे 2 3 सब्जेक्ट और थे। वो मेन भी तो ये वाला। अनुराग ने बताया कि हिंदी में पढ़ा रहे थे, बहुत इजी था ग्रैब करना। दूसरा, सर का जो कंटेंट है, एफएमजी के लिए इससे कम कंटेंट हो ही नहीं सकता, मिनिमम इतना पढ़ना पड़ेगा। तो एक एफएमजी के लिए इतना ज्यादा पढ़ के वही आउटकम निकल रहा है, यहाँ उतना पढ़ के वही आउटकम निकल रहा है। तो मेन यही था कि सर का कंटेंट भी कम था, और
पासिंग रेट भी अच्छा था। तो बेसिकली जिसको नहीं पता, पासिंग रेट एफएमजी का तुम देखोगे 10-20% रहता है, और अगर तुम डीबीसी का उठा के पासिंग रेट भी देख लोगे ना, तो भाई साहब वो 60-70% रहता है। मतलब क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें 60% बच्चे तो पास होते ही होते हैं। और जो सर के नोट्स है वो बहुत ही कंसाइज है। मतलब मेन वीडियोस से हम रैपिड रिवीजन करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हमें कंसाइज मटेरियल मिल सके। लेकिन अगर रैपिड रिवीजन से भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीजें निकाल देंगे ना, तो डीबीसी के नोट्स बने हैं। तो मतलब मेडिसिन जब 200 पेज में हो रही है, सर्जरी हो रही है 150 पेज में, तो उसके ऊपर मतलब वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, मस्ट डू हो जाते हैं वो नोट्स। तो फॉर एग्जांपल आज तुमने क्लास ली सर की, है ना, तुम गए, तुम क्लास लेके आए, उसके बाद क्लास से आके तुम क्या करते थे? नोट्स कैसे पढ़ते थे? किस तरीके से चीजें याद करते थे? पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? बाद में पढ़ते थे? जो भी क्लास के बाद आके करते थे ना, वो चीजें बताओ। मैं बताता हूँ अपना। मैं मतलब मैं और सचिन तो हमेशा साथ ही रहते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं और हमारा तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। मैं क्या करता था कि गए, खाना खाया, जैसे क्लास 4 से हुई 10 तक खाना खाया, 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, 12 बजे नहा धोकर सीधा लाइब्रेरी। और सुबह कोशिश करते थे कि 5-6 बजे तक, 7 बजे तक ही पढ़ना है, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन अपना एक तरफ रख लिया, ठीक है, किसी से कोई बात नहीं, सीधा सिर्फ पढ़ाई करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपना बताता हूँ, मेरा फोकस क्वेश्चंस पे रहता था। मैंने बहुत क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिस, जब मैंने सर से और बाकी सीनियर्स जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी गुड स्कोर पास किया है, तो उनका फीडबैक, सबका कॉमन फीडबैक जो मुझे लगा कि क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस करता। मेरा ऐसा था, मैं अस्थाना से आया था जून में। जून में आया था, मेरे को पता था कि मैं हूँ जीरो, मेरे को कुछ नहीं आता। एफएमजी के रिगार्डिंग मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो मेरे को ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर निकालना है तो पहली चीज सर के साथ साथ तो चलना ही पड़ेगा, सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पिछला रिवाइज भी करना है साथ साथ। हमने ये करा था मैंने कि पहले दिन से क्लासेस ली थी। वो सब बोलते हैं कि सर धीरे धीरे कराएंगे, बीच में छुट्टी भी देंगे, और दोबारा ये ईसीजी बार बार पढ़ाएंगे, वो तो ये कार्डियो भी बार बार पढ़ाएंगे। पर मैंने फर्स्ट डे से क्लास ली थी, तो सर ने बार बार पढ़ाया था, उसकी वजह से रिवाइज हो गया था। और ईसीजी कार्डियो तो ऐसी हो गई थी, एंड में रिवाइज भी नहीं करना पड़ा था पेपर से पहले, ऐसे दिमाग में छप गई थी। तो मैं यही करता था, क्लास ली, क्लास के बाद क्लास का तो क्लास में याद हो जाता था, फिर उसके बाद क्लास लेने के बाद कुछ खा लिया हल्का फुल्का, उसके बाद लाइब्रेरी जाके वो रिवाइज कर लिया। रिवाइज मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में सारा रिवाइज हो गया। उसके बाद मैं करता था स्टार्टिंग से, जैसे मेडिसिन चल रही है तो पिछला भी पिछली 2-3 क्लासों का भी पहले रिवाइज करना है, उसके बाद फिर आज का पढ़ना है, बस फिर एमसी क्वेश्चन वगैरह लगा लिए। तो बेसिकली कोई चीज तुम्हें कितनी याद रहेगी वो डिपेंड करता है तुमने उसको कितनी बार रिवाइज करा है। तो जैसे सज्जन ने बताया कि पहले ये जो पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ है, वो भी रिवाइज करता था। जैसे मान लो आज तुम्हें कुछ पढ़ाया, तुमने रिवाइज करा है, तुम्हें 1 घंटा लग रहा है, लेकिन वही चीज जब तुम कल रिवाइज करोगे ना, तुम्हें 1 घंटा नहीं लगेगा, तुम उससे बहुत कम टाइम में उसको रिवाइज कर दोगे। तो मतलब सर पढ़ाते जा रहे हैं, पर हम शुरुआत से सब कुछ रिवाइज करते जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ब्रिलियंट वे है एक रिवाइज करने का। अगर तुम कर सकते हो तो बिल्कुल तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भाई तुम दोनों ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, मैं ऑनलाइन था। तो मतलब किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि ऑनलाइन की ऑफलाइन, उसके बारे में बताओ। किस बच्चे को ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए कोचिंग, और किस बच्चे को ऑनलाइन? अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप शुरू में वहां पर अपने किसी भी कंट्री में हो, जैसे हम कजाकिस्तान में, तो वहां पर आप ऑनलाइन ही लोगे। लेकिन जब आप यहाँ पर जाते हो एग्जाम से पहले, मैंने क्या करा था, मैंने पहले 2 महीने मैंने ऑनलाइन ली थी क्लासेस। और मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे, फैमिली रीजंस थे, जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। और जो मेरे को लगा कि कितनी मेरी इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है, हर किसी का घर का माहौल अलग होता है, मेरे घर का थोड़ा लगता है कि मेरे को थोड़ा मतलब आना जाना लोग बागों का होता था, तो मेरी नहीं हो पा रही थी इफेक्टिवनेस। मैं सीधा आ गया ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन में मैंने जो अंतर देखा कि आपकी पढ़ाई डबल हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिवनेस डबल हो जाती है। अगर आप घर पे 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, मैं वापस जब ऑफलाइन गया, मेरी सेल्फ स्टडी सीधा शूट हो गई थी 6 to 8 आवर्स पर डे। और मेरा एवरेज था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 आवर्स। मैं हर दिन लिखता था कि मैंने कितने दिन, मेरे पास आज भी लिखा हुआ है कि मैं कितना पढ़ा हूं मैं हर दिन, और कितने घंटे पढ़ा है मैंने, प्लस मेरा मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं दिखा भी सकता हूँ किसी को कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर मैंने महसूस किया था। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे अच्छा माहौल है तो आप ऑनलाइन कीजिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं से ही मन में डाउट आता है, तो मेरा ये मानना है कि तुरंत ऑफलाइन, अगर है मतलब, अगर घर पे अच्छा है भी, फिर भी ऑफलाइन आ जाओ। क्योंकि वहां पर आपको दुनिया जहाँ के बच्चे मिलते हैं, आप देखते हो कितना कंपटीशन है, कितना है, तो उनको देखकर फिर और मोटिवेशन मिलता है, और जज्बा आता है पढ़ने का। पर वहाँ पर लाइब्रेरी है, फैसिलिटीज है, तो ऑफलाइन का अंतर तो है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का तो डिपेंड करता है, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है वो मेनली। मेरा ऐसा था कि मैं अगर ऑनलाइन लेता तो मेरा आधा टाइम तो वेस्ट हो जाता है घर पे ही, उठे कभी किसी के साथ, मम्मी के साथ बैठ के बातों में लग गए, नीचे गए तो बाहर किसी के साथ खड़े हो गए, तो ऐसे टाइम वेस्ट मेरा घर पे ऐसे ही हो जाता था सारा। तो मेरा तो ये डिसाइडेड था कि ऑफलाइन लेनी है जाके। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन ये बंदे पे डिपेंड करता है।
अगर वो ऑनलाइन कर सकता है तो ऑनलाइन भी सेम ही है तो ऑफलाइन से। अगर कंक्लूड करें तो बेसिकली अगर तुम ऑफलाइन जा सकते हो तो तुम्हें बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन का मुकाबला नहीं होगा। क्योंकि अनुराग ने दोनों क्लास लेके देखी है, मैंने भी लेके देखी है, बहुत फर्क है ऑफलाइन में। इसलिए मैंने बोला था कि जो बंदा ऑफलाइन जा सकता है उसे ऑफलाइन जाना चाहिए, बहुत अलग लेवल की प्रोडक्टिविटी हो जाती है। और दूसरी चीज जो हम ले सकते हैं, जैसे अनुराग ने बताया कि वो हर चीज को नोट करता था, उसने आज कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने क्वेश्चन करे। जब तुम खुद का एक जर्नलिंग करते हो ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है कि भाई हाँ तुम किस ट्रैक पे जा रहे हो, तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। खुद के लिए अगर तुम ये चीज कर सकते हो तो ये भी बहुत एक बेस्ट चीज होती है। हर किसी का शुरुआत में अलग शेड्यूल होता है ना। अब जो आखिरी का एक महीना होता है ना वो बहुत हेक्टिक होता है। तो उस आखिरी के एक महीने में तुम्हारा क्या शेड्यूल था प्रॉपर, कितने घंटे पढ़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? भाई आखिरी के 1 मंथ का मैं बताऊंगा, काफी लोगों को बहुत अटपटा लगेगा। अजीब क्या हुआ था कि जो मेरे जो सीनियर्स थे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स 190, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर रितेश 191, डॉक्टर आयमन, बहुत अच्छे मार्क्स सबके थे। तो इन सबसे मैंने फीडबैक लिया था कि इनमें कॉमन क्या है। इन्होंने कहा क्वेश्चन हमने आईएनएस सेट नीट पीजी और आपके एफएमजी दो दो बार किए थे। और भी बच्चे थे, किसी ने कहा कि हमने 3 बार किए हैं। एक स्टूडेंट, मैं उनका नाम नहीं जानता, एक सीनियर है, तो उन्होंने, वो आई थी लगभग 1.5 महीना पहले, उन्होंने कहा था कि मैं दिन के 500-500 क्वेश्चन करती थी। मैंने सर के साथ जितना मैं पढ़ सकता था 1 मंथ वो मैंने किया, क्लास सारी अटेंड की। 1 मंथ बिफोर मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे था, टोटल क्वेश्चंस पे था। ये इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्टर सज्जन मेरे साथ रहते थे, बगल वाली सीट पे बैठते थे। डॉक्टर रजनीश मेरी दूसरी बगल वाली सीट पे बैठते थे। उनको पता है कि मैं कुछ सिर्फ क्वेश्चन करता था। मैंने एक कसम खाई थी कि गौतम नगर में इतने कोई क्वेश्चन नहीं लाया जितने मैं लगा दूंगा। तो मैंने बहुत क्वेश्चंस किए थे ऑलमोस्ट। अगर पूरा मेरा जर्नल बना हुआ है, अगर उसको काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 40,000 क्वेश्चन हो चुके थे 6 महीने में। 1 महीने में, 6 महीने। लास्ट 1 मंथ मैंने एटलीस्ट नीट पीजी आईएनएस सेट और एफएमजी एक बार पूरा कर चुका था, उससे पहले 2 बार कर चुका था मैं। लास्ट 1 मंथ में किया था। और लास्ट के 4 दिन मैंने खुद पे मैं डिपेंड होकर 15-15 आवर्स सिर्फ क्वेश्चंस पूरे कोशिश करे थे, जितनी फास्ट में कर सकता था, क्योंकि याद भी हो चुका था बहुत कुछ। तो दोबारा से, तो लास्ट के 1 मंथ में मेरे 2 रिवीजन हो चुके थे, नीट पीजी आईएनएस सेट एफएमजी के क्वेश्चंस के। तो मैंने, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। उससे क्या है कि जो मैं देख रहा था, लास्ट में बच्चे क्वेश्चंस, मतलब पेज नहीं पलटे जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी स्क्रॉल कर लेते हो। क्वेश्चंस, आपने एक चीज देखी, एक टॉपिक है इतना सारा, लेकिन क्वेश्चंस को क्रिस्प करके एक चीज में लिख देता, हाँ भाई ये है, आपको पता है इसमें इससे यही आना है। मेरा प्योर फोकस क्वेश्चंस पे आ गया था पूरा। मैंने कहा ये तो पक्के करने ही है, ये तो है ही है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ पीवाईक्यू थे या मतलब मैरो से या प्रेप लेटर के जो मॉड्यूल होते हैं वो थे? मैरो से प्लान बी, सिर्फ पीवाईक्यूज, ओनली पीवाईक्यूज। मैंने कोई क्यू बैंक नहीं लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, शुरू में किए थे माइक्रो के 2-4 मॉड्यूल्स किए थे क्यू बैंक से। ये सिर्फ पीवाईक्यूज थे, एफएमजी आईएनएसएट नहीं पी। मेरा पूरा 6 महीने कंक्लूड कर दूं एक साथ, तो मैंने मोस्टली जो पढ़ाई करी है वो करी है स्टार्टिंग के 4 महीने। 4 महीने मैंने बढ़िया सारा सर के साथ साथ रिवीजन भी अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरे साथ ये हो गया था कि मेरे से सर की क्लास ले रहा था जाके, पर वापस जाके मेरे से वो बार बार वो पेज पलटे नहीं जा रहे थे नोट्स के। पता नहीं, बैठता था नोट्स पढ़ने के लिए पर वो हो ही नहीं रहा था। तो मैं भी क्वेश्चन लेके बैठता था, क्वेश्चन कर लेता था। बाकी मेरा ये था एंड के महीने में भी 2-3 घंटे बैठ के या तो क्वेश्चन कर लेता था या कुछ भी रिवाइज कर लेता था। 2 घंटे बैठा, आधे घंटे चला गया, इसके मजे ले लिए, इसकी टांग खींच ली, ऐसे आधे घंटे आधे घंटे, क्योंकि हम फ्लैट पे रहते थे भाई, 6 बंदे, तो फ्लैट पे जाता था, कोई ना कोई मिलता था वहाँ। वहां जाके आधा घंटा बढ़िया मजे लेके आता था, माइंड फ्रेश, फिर बैठ जाता था कुछ करने, वही या तो एमसीक्यू कर लिए या फिर नोट्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं क्यू बैंक की। क्यू बैंक कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करा और किस तरीके से यूज करा? बुक मार्क वगैरह जो ऑप्शन होते हैं उनको तुमने कैसे यूज करा? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा एक सिंगल सोर्स रखना। मैंने, क्योंकि मैं खुद से बोलता हूँ ये, और मेरे कलीग्स, मेरे जितने भी बैचमेट्स थे, सबको पता है कि मैंने बहुत क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना, बहुत क्यू बैंक्स थे, मतलब मेरे पास प्री पीजी था। मैंने एक बुक आती है, मैं नाम ले लूंगा, एक मोटी बुक आती है बहुत फेमस सर की, उनसे भी क्वेश्चन किए थे। हम और तो मैंने मैरो लिया था, मैरो का प्लान बी। चलो नाम बोल देता हूँ मैं बुक का। वो थी एफएमजी सॉल्यूशंस, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। बट मैरो प्लान बी इज द बेस्ट। कंक्लूड करके बताता हूँ कि मैंने सब कुछ देख लिया, मैरो प्लान बी इज द बेस्ट। मैंने मैरो प्लान बी, एफएमजी के क्वेश्चन सीरियल वाइज, फिर उसके बाद आईएनएसएट और नीट पीजी के क्वेश्चन सीरियल वाइज किए थे। ये टोटल मैंने किए थे इन 5-6 महीने में 4 बार। पहले 4 महीने में 2 बार किए थे, और आखिरी के 1 मंथ में ये 2 बार किए थे। अब क्योंकि 2 बार आप पढ़ चुके होते हो, तो लास्ट के 1 मंथ थोड़ा फास्ट हो जाता है, और लास्ट के 4 दिन में, मतलब जो फोर्थ टाइम था वो लास्ट के 4 दिन में था, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे एक बार नीट पीजी एनएसएट एफएमजी क्वेश्चन कर चुका था एज अ रिवीजन। तो वही था, और वो मेरे को बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैं देख चुका था बच्चे है ना लास्ट मोमेंट पे ना पेज नहीं पलट पाते, रिवाइज करते वक्त पन्ने नहीं पलट पाते। मैं देख रहा था, बट मेरे लिए बहुत आसान था, फटाफट उंगलियां स्क्रॉल करनी है, कुछ नहीं करना। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम बच्चे स्क्रॉल करते, मैं क्वेश्चन स्क्रॉल करता था एफएमजी की, हाँ अच्छा ये है, एनएसएट में ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये है।
कोई क्वेश्चन नहीं आया उसकी मैरो की, ओनली फर्स्ट 2 लाइन्स एक्सप्लेनेशन की पढ़ी, बस यही था मेरा। और हर एक क्वेश्चन बुक मार्क करता था, जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार, मुश्किल से स्टार क्वेश्चन 20-25 होंगे, बट मेजोरिटी नॉर्मल। ठीक है, बस ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मेरे को लगता था कि बेनिफिशियल था, बिकॉज मैंने ये खुद से नहीं किया था। जितने भी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, जैसे आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 199 है, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर हितेश, वो 190 प्लस है, और प्लस मैंने एक दो बच्चे मैंने यूट्यूब पे देखे, तो सबका ये था कि क्वेश्चंस आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एफएमजी प्रिपरेशन। तो मैंने 4 बार किए थे। तो भाई मैंने ना मैरो लिया ना प्रैप लिया। मैं स्टार्टिंग के 2 महीने तो प्रैप यूज करा था परीक्षित का, क्योंकि उसने ले लिया था मैरो, तो मैंने वो उससे प्रैप ले लिया था। उससे करता था मैं, मॉड्यूल भी करे थे उसके, सारे नहीं करे थे मैंने, पर पीवाईक्यू सारे करता था। जो जो टॉपिक हो जाते थे क्लासेस में, पीवाईक्यू सारे कर लेता था। फिर 2 महीने बाद मैंने मैरो लिया निर्मित का। फिर उससे उससे फिर मैरो से मैंने बस पीवाईक्यू करे थे, सारे पीवाईक्यू पिछले 4 साल के। एक बारी तो जब करे थे जब सर ने टॉपिक कराया, फिर दूसरी बारी जब दोबारा रिवीजन हुआ था, जब 2 बारी पीवाईक्यू करे थे सारे। जो गलत हो जाते थे उनका, जो बिल्कुल ही समझ नहीं आते थे कि भाई जा ही नहीं रहा है तो दिमाग में, उनको तो रट लेता था, फोटो खींच लेता था, अपने सोने से पहले देख लेता था। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रैंड टेस्ट की। कितने ग्रैंड टेस्ट दिए और कितने कितने मार्क्स आए? ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए? मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ऐसा प्रूफ सज्जन सामने है, आपको पता है मैंने एक भी ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया, मैं सच बोलूंगा। बट ग्रैंड टेस्ट में क्वेश्चन कितने होते? 300। मेरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरेज में इतने लिया था डेली, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत एक स्टूडेंट थे, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, वो डेली 200 क्वेश्चन करते थे, ऐसा हमारे सर ने भी बोला था इतने करने चाहिए। मैंने कहा मैं 100 एक्स्ट्रा करूंगा, तो मेरे डेली के इतने ही हो जाते हैं। मैं डेली में सोच रहा हूँ मैं ग्रैंड टेस्ट ही दे रहा हूँ। ग्रैंड टेस्ट जो मुझे लगा आपको देना चाहिए, जो आपका जो 4th मंथ होता है प्रिपरेशन का, 4th मंथ शुरू में करो। मेरे को नहीं लगा कि क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत होते थे, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा खामखा। और आखिरी मंथ में इसलिए नहीं, हमारे सर ने भी नहीं बोला था, बिकॉज खामखा आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन कुछ भी अगर ग्रैंड टेस्ट में आपके मार्क्स थोड़े कम आए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपकी एग्जाम जर्नी का जो 6 मंथ है, उसमें जो 4th मंथ है, उसमें आप अगर देना चाहते हो तो उसमें दे लो। बट मैंने नहीं दिया एक भी। मैंने सिर्फ और सिर्फ सर के जो क्लास टेस्ट होते थे, सर जो टेस्ट लेते थे क्लास में, सिर्फ वो, और डेली बेसिस पे क्वेश्चन। मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए थे, 3 ग्रैंड टेस्ट दिए थे मैंने। ग्रैंड टेस्ट जब देता था, जब खुद पे डाउट होने लगता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब मैं ग्रैंड टेस्ट देता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा स्कोर आए सही, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो पहला मैंने दिया था, उसमें स्कोर आया था मेरा 160 कुछ, 167 168 ऐसे ही। उसके बाद दूसरा दिया, जब पूरा सिलेबस हो गया था उसके बाद दूसरा ग्रैंड टेस्ट दिया, उसमें 175 आए थे। और तीसरा दिया था, उसमें भी इतने ही आए थे, 170। तो इसी का वो हो के 182 फाइनल में आ गए एफएमजी में। तो गाइस, जैसे अनुराग टेस्ट नहीं देता था, पर वो उसको कवर अप करने के लिए डेली के 300 क्वेश्चन करता था, तो वो बेसिकली डेली एक ग्रैंड टेस्ट दे रहा है। तो ग्रैंड टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें वहां पे जाके फाइनल जो एग्जाम देना है उस लेवल के, मतलब डेली कोई 300 क्वेश्चन नहीं लगा सकता। शुरुआत में तुम लगाने बैठोगे ना तो 300 क्वेश्चन लगेंगे भी नहीं। तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली बैठ के फटाफट फटाफट 300 क्वेश्चन नहीं जज कर सकता, ना आंसर निकाल सकता। क्या तुम कोई सा भी सब्जेक्ट छोड़ के गए थे ऑनेस्टली? भाई मैं बताता हूँ अपना, एक भी नहीं छोड़ा था। और ये चीज गलती मत करना, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं मैं जानता हूँ क्लास, उन्होंने किसी ने 1-2, किसी ने 5-5 भी छोड़ दिए थे, जिनकी वजह से क्या हुआ कि किसी के 10 नंबर कम, किसी के 15 कम, किसी ने कुछ। और छोड़ना इन द सेंस ये नहीं होता, छोड़ना इन द सेंस होता है कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो मैं उसको छोड़ना नहीं दूं। ठीक है ना? एक होता है आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो फिर तो आप तो वहाँ आता हो ना आता, आप तो तुक्के बजाओगे वहां पे। तो अगर आप कुछ भी छोड़ते हो तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। कोई छोटे सब्जेक्ट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये चीज का मुझे एहसास एक छोटे टेस्ट में हुआ था, जब सर ने क्लास में लिया था कि अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे आप किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक को, कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या अगेंस्ट में चला जाएगा। तो आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे कितना छोटा सब्जेक्ट हो, चाहे कितना बड़ा हो। कोशिश करो कि एग्जाम से 1 मंथ पहले आपको सब कुछ हो जाए, ताकि लास्ट में बस आपको बस ऊपर ऊपर से रिवीजन करना है, क्वेश्चन करना है। मेरे से एक गलती हुई थी, जब सर फर्स्ट टाइम पीएसएम पढ़ा रहे थे, तो मेरे से सर के साथ साथ मैं उतना ढंग से पीएसएम नहीं कर पाया जितना बाकी सब्जेक्ट्स कर पाया। तो मेरे तो दिमाग में ये हो गया था कि पीएसएम 40 नंबर की यही आएगी, और यही नहीं हुआ ढंग से। तो इस चीज का स्ट्रेस हो गया था मेरे बीच में। जब सेकंड रिवीजन हुआ, जब भी पता नहीं क्या हो रहा था, पीएसएम जब भी सर पढ़ाते थे मेरे से हो ही नहीं पाती थी। तो सर जब पढ़ाते थे बस वो ही सुनता था ढंग से, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे ठीक थे, ढंग से कर रखे थे मैंने। बस पीएसएम में मेरे को खुद को डाउट था कि इसके हो पाएंगे क्वेश्चन, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें वो है ना प्रोग्राम वगैरह, वो लोगो वगैरह, ये सब बिल्कुल नहीं रटा था मैंने। बस सर का जाके पीएसएम का तो सिर्फ मैंने क्लास में सर का सुना था बस। और एंड के 2 दिन मैंने पीएसएम ही देखी थी बस, और कोई नोट्स ही नहीं देखे मैंने। और थोड़े बहुत एमसीक्यू पीएसएम के ही करे थे बस। फर्स्ट पार्ट था उसका एफएमजी का, उसमें पीएसएम की वजह से ही मेरा थोड़ा वो लो स्कोर रहा। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना, फर्स्ट पेपर पेपर वाले दिन का डिस्कशन करते हैं। जब एग्जाम हॉल में गए उससे पहले क्या माहौल था, पहला पेपर देने के बाद तुम्हें
क्या लग रहा था, कैसा स्ट्रेस था, तुमने कैसे अपने आप को वापस से रेडी करा, फिर दूसरा एग्जाम देने गए, दूसरा एग्जाम कैसे था? भाई एग्जाम डे से पहले मतलब मैं तो रिलैक्स था, मतलब थोड़ा पूरा रिलैक्स भी नहीं, टेंशन सबको रहती है, बट हाँ मेरे को कोई इतना वो नहीं था कि एग्जाम में क्या हो, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था, इतने क्वेश्चंस मैं कर चुका था। मैंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो जब मैं गया था बहुत ही कूल माइंड से गया, और उसका फायदा भी मेरे को मिला कि फर्स्ट पेपर में मैंने एक भी क्वेश्चन रिव्यू के लिए नहीं डाला, बहुत अच्छा से पेपर गया, बहुत फ्लुएंट गया, और मेरी अच्छी खासी लीड थी। मैं 5 मिनट की लीड लेके चल रहा था फर्स्ट पेपर में, और मेरा एग्जाम 2-4 मिनट पहले खत्म हो गया था, तो मैं बहुत रिलैक्स था। हाँ इतना पता था कि देखो सारे में क्वेश्चन सही नहीं होने के, बट इतना पता था कि हाँ मैं इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में मेरे 80-90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। और जब आपका फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाता है ना, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो कि दूसरे पेपर में इतना एफर्ट अगर नहीं भी लगा पाए तो आप पास तो हो जाओगे एटलीस्ट, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मानना है आपकी तैयारी कैसी भी हो, पेपर में रिलैक्स रहना है। पेपर से पहले अगर आप पैनिक कर गए तो फिर गड़बड़ हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट वहाँ गड़बड़ हो जाता है। और आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला है, तो आपको बहुत रिलैक्स माइंड से करना है, कूल माइंड से, और आराम से करते चले जाओ। रिजल्ट ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा काम तो सिर्फ मेहनत करना। मैंने यही सोच के गया था मैं। एग्जाम डे भाई स्टार्ट बताऊं, इसने सच नहीं बताया पूरा, इसकी सच्चाई बताता हूँ मैं। ये पूरी रात सोया नहीं था, और यूं कह रहा है ऐसे ही पेपर दूंगा बिना सोए। तो ये था कैफीन बहुत ज्यादा ले रखा था इसने। और फिर बस में जैसे ही चढ़े थे या उससे पहले पता नहीं इसने खाई थी वो गोली मोडाफिल जो सब लेते हैं। मोडाफिनिल, मोडाफिनिल। बड़ा फिर हाँ भाई भाई, नहीं पूरे भाई, रास्ते एक पूरे रास्ते ये उल्टी करते हुए गया था। पूरे रास्ते उल्टी करते हुए गया था। नहीं नहीं, फिर वो चलो रीजन ये पेपर था से कि पहले कुछ इसने खाया नहीं गोली था ले और ली सोया थी। नहीं था। एक ही जना पेपर बोलो। से पहले गोली ले ली थी, उस वजह से ठीक हो गया था। मेरा ये था, मेरे को समझ ही नहीं आया कि गए, बैठे, वो पेपर स्टार्ट हुआ। अब जीटी में देता था तो टाइम बच जाता था, हर पार्ट में 2-3 मिनट 4 मिनट बच जाते थे। इसमें मैं स्टार्ट करा, जब पेपर स्टार्ट हुआ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा, क्योंकि जो जीटी में या जो पीवाईक्यू जो होते हैं ना वो आते हैं सीधा वन लाइनर, और जो मेन जो एग्जाम में जो वो होते हैं ना वो होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें टाइम लगता है थोड़ा पढ़ने में। तो इसलिए वो पढ़ने में इतना टाइम निकल जा रहा था। मेरे को ये लग रहा क्वेश्चन ना छूट जाए। एंड के 20 क्वेश्चन हर पार्ट में, एंड के 20 क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करता था, तो ये है कि हो गए थे सारे क्वेश्चन। बस वो उस वजह से जो 50th क्वेश्चन था ना वो रह गया था, क्योंकि वो मैंने वो सेव फॉर नेक्स्ट करना होता है हर क्वेश्चन के बाद। तो मैंने वो नहीं करा था, मैं सोचा अपने आप हो जाएगा ये सबमिट, तो अगला हो जाएगा, इसलिए वो मेरा सबमिट नहीं हुआ था। हाँ भाई, ब्रेक में ये था कि पहले तो मैं बाहर आया पेपर देके, तो मैंने तो सर की झप्पी पाल ली, मैंने कहा सर पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। और मैं कूल था, मेरा बहुत अच्छा गया है, आराम से बैठा, खाना वाना खाया, कुछ एक क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, मतलब कि मेडिसिन के, मैंने कहा मेडिसिन आने वाली है तो कुछ एक क्वेश्चन मेडिसिन के देखे थे मेन इंपॉर्टेंट। और उसमें भी मैं एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि एग्जाम से जस्ट पहले, फर्स्ट पार्ट से पहले और सेकंड पार्ट से पहले, एटलीस्ट मेरे 4-4 5-5 क्वेश्चन फंस गए थे, तो मैंने को लगा था इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन आ गए थे, तो उसका फायदा मिलता है। बच्चे पढ़ते नहीं है यूजुअली, कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होता, बट मेरे को फायदा मिला था, जो मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट है, बहुत डैम इंपॉर्टेंट है, कार्डियो का, जैसे डीसी कार्डियो वर्जन का क्वेश्चन था वो था, और फोरेंसिक की बहुत क्वेश्चन की मदद मिल गई थी मेरे को, तो मैंने यही किया था। सजन, ब्रेक में क्या खाया पिया कैसे? पहला पेपर तो बेकार गया था भाई, मेरा भी बेकार गया था देख। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा भाई बाहर खड़ा था, मैं गया, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, मैंने उसे ऐसे कहा, मैं कहा नहीं नहीं हुआ अच्छा। भाई पेपर से या फर्स्ट पार्ट से पहले मैं खुद थोड़ा ये था कि भाई पीएसएम अगर थोड़ी सी भी अगर हार्ड आ गई तो मेरा डब्बा गुल है, ठीक है। क्योंकि पीएसएम ही थी मेरा सबसे वीक ही पीएसएम था। पीएसएम से इतने कोई हार्ड नहीं थे, सर का जिसने सुना भी होगा ना तो वो ही आ रहा था दिमाग में कि हाँ इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो ऐसे कर करके कर तो आया था सारे क्वेश्चन, पर फिर भी पता नहीं चल रहा था कि पेपर कैसा हुआ, क्योंकि पता ही नहीं। सही में बिल्कुल मेरे को पता नहीं चला था कैसा हुआ, मैं था कंफ्यूज। बाहर आके सर से मिला तो सर ने पूछा कैसा हुआ, तो यही बताया कि एवरेज ओके ओके था, ना ज्यादा अच्छा ना बेकार। तो थोड़ा सर ने हिम्मत दी। उसके बाद मैं आके बस में बैठा, उसके बाद आ गया चिल्लाता चिल्लाता, अरे हो गया। ये चिल्लाता चिल्लाता आ गया, हो गया भाई, हो गया भाई। इसने और टेंशन दे दी कि यार मेरा तो हुआ नहीं कुछ, इतना इतना आसान भी नहीं था पेपर, इसका इतना अच्छा हो गया। तो इसकी वजह से और हो गया स्ट्रेस की भाई क्या होगा अब। दूसरा पेपर तो था ही आसान, दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे में तो जो मजा आया था जो मजा आया था, दूसरा तो ऐसा था बिल्कुल ही, बहुत ही ज्यादा आसान लगा मेरे को दूसरा तो। सब कुछ सर ने पढ़ा रखा था, सब कुछ दूसरे पेपर में जो आया था सब कुछ, अरे ये तो अभी परसों पढ़ा है, अरे ये तो कल ही पढ़ाया है, ऐसे टक 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 चल रहे थे। ओप्स गाइड तो ऐसे लग रही थी जैसे लॉलीपॉप दे रखी हो, ऊपर ऊपर से जैसे बिल्कुल ही ओवरव्यू दे रखा हो ना। तो जैसे कि बहुत बच्चों को पता नहीं है, पर जो लास्ट का मंथ होता है ना, उसमें जो बाकी कोचिंग वाले होते हैं जितने भी होते हैं, वो महीने से भी पहले तुम्हें फ्री कर देते हैं कि भाई जाओ खुद का रिवाइज करो। लेकिन डीबीसी में ऐसा नहीं होता, डीबीसी में सर बैठाते हैं और रिवाइज कराते हैं। तो जो सर रिवाइज कराते हैं वो कितना बेनिफिशियल रहता है बच्चों के लिए,
क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि यार मैं खुद बैठ के अपना कर लेता हूँ, सर का क्या ही मतलब क्लास लूंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी लंबी भी चलती है। किसी दिन 12 12 घंटे की भी क्लास लिया हमने, रात को 3 3 बजे तक, 2 2 बजे तक। तो क्या चीज सही लगी तुम्हें कि क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और वो कितना बेनिफिशियल था? और भाई मैं अपना बताता हूँ, ये बहुत ही फनी एक सीन हो गया था कि मैं एक डेढ़ मंथ पहले जब रिवीजन स्टार्ट होने वाला था, तो मैं घर गया था, घर से वापस आया, मैंने सबको बोला फ्लैट पे, भाई मैं खुद से पढ़ूंगा अब 1 महीना डेढ़ महीना खुद से पढ़ूँ। मैं गया, मैंने उस दिन वो क्लास नहीं ली, शायद वो कोई दिक्कत भी नहीं थी, कार्डियो की क्लास थी, और मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था पीएसएम, और शाम को सर ने पीएसएम ली थी। मैं इतना बताता हूँ, खुद से भाई 2 घंटे में मात्र 5 पेज पढ़ पाया था, और रिवीजन चल रहा है 1 मंथ पहले। मेरे को टेंशन हो गई, मैं बीच क्लास में ही, सर ने ब्रेक दिया, मैंने बंद करा अपना क्या कहते हैं आईपैड और ये बुक्स, मैं भाग की क्लास में चला गया। और वहां देखा जो आखिरी के 4 4 घंटे की क्लास थी पीएसएम की, बाकी के 2 घंटे में सर ने कितने सब कुछ अपने आप से खींच दिया, मोर देन 50 60 पेजेस। तो बहुत डिफरेंस होता है, मेरा ये मानना है। आप बहुत बार नहीं खुद से कर पाओगे, देखो सर को तजुर्बा है, सर ने इतने क्लासेस में बैचेस में बच्चे पास कराए हैं, सर से मेरे को तो बहुत आसान हो जाता है, अगर सर करवाते हैं आप बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा सिलेबस खींच लेते हो। खुद से बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगा, कुछ बच्चे जो खुद से करने बैठ गए थे वहां पर हमारी लाइब्रेरी में, उनका नहीं हो पाया, वो दूसरी कोचिंग के भी थे। और जो सर से पढ़ रहे थे, सर ने जो करवाया था ना, सर से रिवीजन क्लासेस ली थी, उन सबका हो गया। और आपको वही याद रहता है ताजा ताजा, रिसेंट आपने रिसेंट पास्ट में जो आपने पढ़ा है लास्ट 1 मंथ में, आपको वही सब रिकॉल होता है एग्जाम में। तो बहुत फायदा है रिवीजन क्लासेस का। रिवीजन क्लासेस मैं नहीं मानता किसी को भी छोड़नी चाहिए, रिवीजन का कोई भी क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा रिवीजन ही था, क्योंकि रिवीजन एंड के टाइम में ये हो जाता है कि अब क्या पढ़ें यार, और थोड़ा वो भी हो जाता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये होता था रिवीजन क्लास लेने जाते थे तो ये हो जाता था कि आज इतना पढ़ाया सर ने तो ये पढ़ना है, तो एक ये फिक्स हो जाता था कि ये पढ़ना है, वैसे कंफ्यूजन भी नहीं रहती थी कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो एक ये होता है रिवीजन से। और थोड़ा इन्वायरमेंट भी अच्छा है क्लास का, हंसी मजाक का माहौल है, तो इससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं कहूँगा रिवीजन ही है, क्योंकि मेन यही टाइम है जिस टाइम में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है पढ़ाई को। तो उस टाइम में कई बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं खुद से। मेरा भी ये एंड में 1 मंथ मेरा ऐसा ही गया था कि मैं बस सर का सुनता था क्लास में बैठ के, क्योंकि खुद से नोट्स पलटे नहीं जाते। और यही सेम था, क्लास में जितने भी बच्चे बैठते थे सबका यही कहना था, मेरा यही था एंड के मंथ में, सर का सुनता था और कुछ आगे क्वेश्चन करता था बस। तो गाइस कंक्लूजन ये है कि सर रिवाइज कराते हैं, वो बहुत स्पीड में कराते हैं। तुम जितना काम 1 घंटे में नहीं कर पाओगे ना, सर वो काम 20 से 15 मतलब 15 20 मिनट में वो काम करवा देंगे तुम्हें। ठीक है, तो अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है खुद से, जो कि 80% बच्चों से नहीं होती, कुछ 20% होते हैं वो पढ़ लेते हैं खुद, तो तुम जाके क्लास में बैठो, सुनो और चीजें रिकॉल करने की कोशिश करो। तुम्हारा इतना सारा सिलेबस एक क्लास में हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और दूसरी चीज कि भाई तुम्हें रिवीजन के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, कौन सा कब रिवीजन करना है। सर के साथ चलो कि आज यहाँ तक रिवाइज करा दिया, बस घर जाके इसको वापस से रिवाइज करना है, एक बार सर ने करा दिया एक बार खुद जाके करना है, एंड यू आर डन फॉर द डे। तो भाई जिन बच्चों का, कुछ हमारे दोस्त है जिनका अब की बार नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, उन्हें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जो तुमने, मतलब नाम तो नहीं लेना ऑब्वियसली, बट उन्हें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए ताकि उनका अगले अटेम्प्ट में बड़े आसानी से हो जाए क्लियर? देखो मैं बोलूंगा कि सिर्फ, जैसे मेरे को, मैं जब एग्जाम दिया था, ज्यादा चीजें वो रिकॉल होती थी जो सर पढ़ाते थे। तो क्लास में बैठकर मैं तो क्या करता था, अपनी बुक्स को, नोट्स को रख देता था साइड में, सिर्फ सर को सुनता था और ध्यान सिर्फ बोर्ड पे। तो जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ, उससे नहीं पढ़ा जा रहा कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की, सिर्फ बैठकर, ठीक है, और आगे की तरफ जितना बैठ सके सर के पास, वहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ सर को ध्यान से सुन सुन लेना बस, सिर्फ सुन ले बहुत अच्छे से, और जाके सिर्फ क्वेश्चन कर ले, पीवाईक्यूज, एफएमजी, एनएसएट, नीट, पीजी, इनके एटलीस्ट मिनिमम 2 राउंड्स, और जितना ज्यादा हो सके उतना बेस्ट है एग्जाम से पहले, वो बहुत है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने यही किया था। सबको पता है कि मैं सर की क्लास में जाके सिर्फ और सिर्फ सुनता था, हमारी मेरे नोट्स होते थे सिर्फ सीट रोकने के लिए, मैं सिर्फ सर को सुनता था, नोट्स देखता भी नहीं था, ना मैंने कोई अंडरलाइन किया हुआ ना, और सिर्फ सर को सुना है, और जाके यही वजह थी कि मैं 300 क्वेश्चन कर पाता था। शुरू में मतलब नहीं हो पाए थे 50 या 100 क्वेश्चन हो पाते, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई थी मेरी। भाई जिनका नहीं हो पाया किसी वजह से, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं वो, किस वो दोबारा से स्टार्टिंग से उतनी ही मेहनत से नहीं लगते। वो सोचते हैं कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो एंड के बस 2 मंथ में पढ़ लूंगा सारा और जाके पेपर में बैठ जाऊंगा, पेपर हो जाएगा। पर वो 2 महीने में उतना ढंग से नहीं कर पाते सिलेबस जितना। अगर मैं यही कहूंगा सबको कि स्टार्टिंग से और 6 महीने उतनी ही मेहनत से अगर कोई भी करेगा ना तो वो निकल जाएगा। इतना कोई मुश्किल भी नहीं है एफएमजी, प्यार से निकल जाएगा। बस उसको ये नहीं सोचना कि यार 2 3 महीने बाद रेस्ट करता हूँ, मैंने पढ़ रखा है, फेल हो गए, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते का अगर तुम रेस्ट कर लो, घूम लो फिर लो, उसके बाद वापस से उसी मेहनत से दोबारा लग जाओ। तो मेन गलती मैंने देखा यही करते हैं बच्चे कि वो
2-3 महीने पढ़ाई नहीं करते You better बिल्कुल। watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. डॉक्टर अनुराग, जैसे बहुत जने होते हैं जो कपल होते हैं, वो साथ में रहते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं। 90%, 10 में से 9 अगर हैं कपल्स तो भाई उसमें लड़की पास हो गई है तो लड़का रह जाता है, ठीक है ना। तो गाइस, सीरियस होना है, एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं होना, एफएमजी के प्रिपरेशन के लिए सीरियस होना है। और डॉक्टर अनुराग हमारे सिंगल है। लड़की और ज्यादा हेल्प करती है, एक बार रह भाई के लड़की देखो वाले लड़की के साथ। सोते रह जाते हैं लड़की वाले। अरे नहीं ब्रो, नहीं नहीं, परीक्षित के बारे में अपनी ऐसे कोचिंग बोलेगा का आप? नहीं 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 तू नहीं ऐसे नहीं बोलेगा नहीं, परीक्षित के बारे में यार? दूसरी गलत बात कोचिंग है के अनुराग बारे में। देख। भाई नहीं नहीं भाई, परीक्षित, मैं बहुत नहीं चाहता, नहीं देख ले। नहीं नहीं, परीक्षित बहुत, परीक्षित में मैं शॉक्ड हूँ। इस पेपर में किस्मत का भी शायद रोल रहता। परीक्षित के लिए मैं शॉक्ड था सच में। इसमें ऐसी तो बात नहीं थी, परीक्षित बहुत अरे भाई, मेहनती था। मेहनत भाई परीक्षित ने बहुत ना की। सबसे ज्यादा मेहनत करी होगी इसने, आशी ने। दूसरे नंबर पे परीक्षित नहीं करी थी। सही में बहुत बहुत बेकार हुआ था मेरा तो। सब जब जैसी पहली शिफ्ट के बाद आए थे ना, मैं बस में चढ़ा, बस वाले सारे बच्चे ऑलमोस्ट पास हो गए, कोई नहीं फेल हुआ, पर सन्नाटा। मुझे ऐसा लगा यार या तो मेरा चूतिया कट गया है। मेरा पेपर खराब गया, मुझे खुद नहीं पता। नहीं, सारे चुप बैठे हुए हैं। क्या रखा इतना नंबर? था। कुछ ना रखा नंबर में, 150 चाहिए है ना सज्जन? और क्या। 150। कोई भाई दोबारा दिक्कत भेजो, जूम मीटिंग कर लेंगे तो 10-15 मिनट ऐसे हो जाएंगे इसके। तो कोई दिक्कत तेरा क्या दिक्कत आ रही है? बड़ा तेरा प्रॉपर्टी बेचनी है? अरे कहाँ भैया, हम तो अपना टाइम काट रहे बैठे बैठे, कहाँ हाँ, प्रॉपर्टी नाम दिलवानी है। अरे पूरी क्लास ने स्टार्ट करी थी फिर तो दवाई। भाई वो दवाई भाई पता किसके लिए होती है? हाँ, न्यू साइको एक्टिव ड्रग है। उसका हाँ, बताया था, मैंने पढ़ाया था सब कुछ। शुरू है। शुरू नहीं हुआ क्या अभी? शुरू तेरे से करेंगे ना। शुरू हाँ मेरे चलो से। सजन से शुरू। रुक जा। जा। डागर, सजन पहले तू करेगा, बोल कोई दियो बात आंसर। ठीक है, हवाबाजी मत करियो, नॉर्मल आंसर नहीं। दियो। ना ना, नॉर्मल साफ साफ ठीक साफ, है। शॉर्ट सिंपल आंसर, बस हाँ straight। और जब पलट ये मत रखियो। और गाड़ी वाड़ी जैसा सर के वहां बोल के आया था ना पास होने के बाद, वैसा ही बोलियो। बस रिवीजन वैसे ठीक है। क्या बोलूं रिवीजन में? सही बताऊं, हमने यार, इसने नहीं करे इतने मजे जितने हमने तो, मैंने यतीन ने, सबने मजे भी करे हैं। ये हमेशा टेंशन में रहता था। हम तो रात को सोने से पहले हर 2-3 घंटे में एक दूसरे के मजे लेते ही रहते थे इधर उधर। दिक्कत यही आई कि भाई सिंगल था, कोई लड़की नहीं थी साथ में। और बस भाई यार, एक चीज मैं और बोलूंगा, वो तुम ये डालना डालेगा डालना, ही मैं तेरे को नहीं। बताता डालेगा ही नहीं, तू बोल ले। हूँ। नहीं नहीं, डाल वो दो। इम्पोर्टेंट वो इसलिए है कि उन फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन भी मैं बहुत मानता हूँ, जितने भी थे। तो भाई थैंक्स सच में, रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिग बिग थैंक्स टू डॉक्टर सज्जन, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर परीक्षित, डॉक्टर यतिन, डॉक्टर आलम, डॉक्टर निर्मल। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब सच में जर्नी में। बस अब रोएगा तो नहीं तो। प्लेजर इज माइन ब्रो। और डॉक्टर सज्जन, डॉक्टर अनुराग के फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं बढ़िया भाई। सज्जन कहता बिल्कुल मुंह पे बात, भाई ऐसा भाई ही बोल रहा झूठ।